दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का दोस्तों स्वागत है। अपनी ग्रेजुएशन लेवल की क्वांटम मैकेनिक्स चल रही थी, जिसका एक पोर्शन अपन ने पूरा कर लिया था एरेनफेस्ट थ्योरम तक। उसके बाद में मैंने 2 क्लासें जर्नल इनवेरिएंस एंड डेविएशन और ग्राफिकल कि ग्राफ को अपन कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दी थी। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, और उसके बाद में पार्टिकल इन वन डी बॉक्स या वन डायमेंशनल बॉक्स। बहुत अच्छे से मैं ये क्लास बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगी, और आपको अभी तक यदि 1D पार्टिकल इन ए बॉक्स समझ में नहीं आया है तो वो आज आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो अपन स्टार्ट करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट, थोड़ा समय टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स स्टेशनरी सॉल्यूशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स स्टेशनरी सॉल्यूशन, ये अपना मेन टॉपिक आज का है। दोस्तों देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं बहुत अच्छे से, वी नो दैट श्रोडिंगर इक्वेशन इन 1D एक्स एक्स डायरेक्शन में श्रोडिंगर इक्वेशन में लिखता हूँ d2 साई अपॉन dx स्क्वायर, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर और e माइनस वी और इंटू साई, e माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू 0। ये क्या है दोस्तों? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है, इसको अपन उस फॉर्म में लिखना चाहिए। इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m del 2 अपॉन del x स्क्वायर साई, और साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। ठीक है, प्लस वी एक्स, प्लस क्या है दोस्तों? वी एक्स साई एक्स टी, वी एक्स साई एक्स टी और ई साई एक्स टी, ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है। साई एक्स टी इज द वेव फंक्शन है विच इज डिपेंड्स ऑन पोजिशन एंड टाइम आल्सो, और वी नो दैट ई इन ऑपरेटर फॉर्म क्या होता है? आइटा एच क्रॉस डेल और डेल टी। ई बराबर क्या है? आइटा एच क्रॉस डेल और डेल टी, यानी एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर। तो जैसे ये वैल्यू अपन पुट करते हैं और एक क्या मान लेते हैं, इंप्लाइज दैट, वो ध्यान से अपन देखेंगे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m del 2 साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स टी और इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों? आइटा एच क्रॉस डेल और डेल टी और साई एक्स टी। क्या हो गया? ई की जगह अपन ने क्या रख दिया? आइटा एच क्रॉस डेल और डेल टी, और क्या हो गया? साई एक्स टी। ठीक है, अपन ने माना, क्या माना? लेट कि साई एक्स टी जो वेव फंक्शन है उसको अपन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के हिसाब से दो, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो सेपरेशन मेथड का क्या मतलब है कि जो फंक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहा है उसको टाइम में डिवाइड कर देते हैं, और जो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है उसको पोजीशन में अपन डिवाइड कर देते हैं। तो इसको अपन ने क्या लिख लिया दोस्तों कि साई एक्स टी ये बना हुआ है किससे? साई एक्स और एफ टी से बना हुआ है। साई एक्स है वो केवल पोजीशन पे डिपेंडेंट फंक्शन है, और एफ टी है वो केवल टी पे डिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक है, ये मान अपन कहाँ रखेंगे? साई एक्स टी का ऊपर वाली समीकरण में रख देंगे। ठीक है, किस में रख देंगे दोस्तों? इसमें रख देंगे ये मान। ठीक है, इसको इक्वेशन अपन देना चाहें तो ये समीकरण नंबर 1 दे दें, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का उपयोग समीकरण 1 में करने पर तो क्या हुआ? इंप्लाइज दैट, यहां देखिए साई एक्स टी की जगह अपन ये रखेंगे तो ये पोजीशन पे डिपेंड, अवकलन किसके रिस्पेक्ट में है? एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो इसके लिए एफ टी क्या हो जाएगा? नियतांक, यानी ये क्या हो जाएगा? माइनस एफ टी बाहर आ गया। ठीक है, माइनस तो है ही, एफ टी बाहर आ गया, और एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m आ गया, और ये क्या हो गया दोस्तों? del 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, del 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज साई एक्स। ठीक है, प्लस वी एक्स साई एक्स टी की जगह पर ने क्या लिखा? साई एक्स और एफ टी,
और इक्वल्स टू आईटा एच क्रॉस, ये डेल और डेल टी पे डिपेंडेंट है, तो साई एक्स इसके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो साई एक्स बाहर आ जाएगा, तो साई एक्स बाहर आ गया, साई एक्स बाहर आ गया तो अपन ने क्या रखा, डेल और डेल टी, और क्या आ गया एफ टी, कि जो टी पे डिपेंडेंट है वो तो उस पर तो ऑपरेटर ऑपरेट होगा, और साई एक्स इसके लिए क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, तो साई एक्स क्या आ गया दोस्तों, बाहर आ गया। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को, इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। इक्वेशन 3 इज डिवाइडेड बाई, पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, डिवाइडेड बाई किससे, किससे डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को अपन ने साई एक्स एफ टी से डिवाइड कर दिया, किससे, साई एक्स एफ टी से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 3 इज डिवाइडेड बाई साई एक्स इंटू एफ टी, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो जैसे अपन वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, इसको डिवाइड करेंगे तो देखो एफ टी से एफ टी कट जाएगा, क्या बचेगा, -1 अपॉन साई एक्स बचेगा, एफ टी से एफ टी कट गया, साई एक्स एफ टी से डिवाइड करेंगे तो एफ टी से एफ टी कट जाएगा, और ये क्या हो गया, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और क्या हो गया, साई एक्स। समझ में आ गई बात, प्लस क्या हुआ भाई, साई एक्स एफ टी, साई एक्स एफ टी से साई एक्स एफ टी कट गया, तो ये क्या हो गया दोस्तों, वी एक्स, ये क्या आ गया, वी एक्स आ गया, इक्वल्स टू आ गया, साई एक्स एफ टी से काटेंगे तो साई एक्स से साई एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, आईटा एच क्रॉस अपॉन एफ टी, और क्या बच गया, डेल्टा एफ टी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और ये आप ध्यान से देखो तो ये केवल क्या है, केवल एक्स एक्स पे डिपेंड, ये भी क्या है, केवल एक्स, ये जो एलएचएस में जो पूरा पद है वो केवल पोजीशन पे डिपेंडेंट रह गया, और आरएचएस में जो पद है दोस्तों वो केवल टाइम डिपेंडेंट पद रह गया। ठीक है, इसका मतलब ये पद इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, अपन फिजिक्स में मानते हैं कि इनको अपन किसके इक्विवेलेंट मान लेते हैं, मान लेते हैं कि एक नियतांक है और ये क्या है, कांस्टेंट। क्या मान लिया अपन ने, एक नियतांक मान लिया, इसको अपन ने ई नाम दे दिया। ठीक है, अब दोस्तों अपन देखो डिस्कस करते हैं, क्या अपन ने मान लिया, ये अपन ने माना है लेट, ठीक है, ये नियतांक है ई। ठीक है, तो ये नियतांक है, तो क्या हुआ, आईटा एच क्रॉस अपॉन एफ टी, डेल एफ टी अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या हो गया अपने लिए, ई हो गया, क्या हो गया अपने लिए, ई हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसको आगे, अपन और डिस्कस करते हैं, यहां तो आएगा नहीं, बहुत ध्यान से अपन अच्छे से करेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखो dt को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बचा दोस्तों, आईटा एच क्रॉस डी एफ टी अपॉन डी टी, डी टी को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो डी एफ टी अपॉन एफ टी, देखो डी एफ टी अपॉन एफ टी, और डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, ई इंटू डी टी। ठीक है, दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड, क्या कर दिया अपन ने, बोथ साइड में अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड में इंटीग्रेट कर दिया, तो आईटा एच क्रॉस तो नियतांक है। ठीक है, क्या गया भाई, डी एफ टी अपॉन एफ टी, क्या गया, डी एफ टी अपॉन एफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई इंटू क्या हो गया, डी टी। ठीक है, इंप्लाइज ये क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स अपन जानते हैं, तो ये क्या हो गया, आईटा एच क्रॉस और लॉग ई बेस पे एफ टी, क्या हो गया, लॉग ई बेस पे एफ टी। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों, ई टी, और प्लस क्या आ गया, सी क्या है, या एल एन सी मान लेते हैं इसको, क्योंकि नियतांक है, नियतांक को अपन कुछ भी लिख सकते हैं, तो एल एन सी का मतलब है लॉग ई बेस पे सी, लॉग ई बेस पे सी, लॉग ई बेस पे जो सी है दोस्तों, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एल एन सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, लोन पेयर। ठीक है, अब देखो ध्यान से बात को देखना कि अपन ने, ये कांस्टेंट है, इंप्लाइज दैट, इसको अपन एक लाइन यहां से पहले अपन थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें, क्या कर दें कि इस आईटा एच क्रॉस का इधर भाग भी दे दें अपन। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहां भाग दे देंगे तो ई अपॉन आईटा एच क्रॉस, तो यहां क्या हो जाएगा, लॉग ई बेस पे एफ टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ई अपॉन आईटा एच क्रॉस। ठीक है, और डी टी, और डी टी का क्या हो जाएगा, टी, और प्लस क्या आ जाएगा, एल एन सी,
ln c का मतलब है log e बेस पे c, या ln c लिख दो, क्योंकि पहले अपन ने क्या किया था कि आइटा एच क्रॉस का भाग लगता तो इसमें भी लगता तो एक नई चीज़ आ जाती, लेकिन अपन ने आइटा एच क्रॉस का पहले ही भाग दे दिया इधर, जैसे इसको अपन इधर भाग दे देंगे तो e अपॉन आइटा एच क्रॉस हो जाएगा। अब अपन क्या कर देंगे, इसका दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, ठीक है, रिस्पेक्ट में। तो ये ln ft, ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, ln ft इक्वल्स टू ई टी अपॉन आइटा एच क्रॉस और प्लस ln c को इधर ले आए तो log m माइनस log n हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ln ft बटे c, ft बटे c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई टी अपॉन आइटा एच क्रॉस, या इसको अपन लिख सकते हैं माइनस आइटा ई टी और अपॉन क्या हो जाएगा एच क्रॉस। आइटा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आइटा है, ये क्या हो जाएगा माइनस आइटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। और यहाँ से जब अपन एंटी लॉग लेंगे दोस्तों, तो एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लेने पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एफ टी अपॉन सी, ये ln है, ये क्या है ln, ठीक है ना, एफ टी अपॉन सी बराबर ये क्या हो जाएगी ई टू दी पावर, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा ई टी अपॉन क्या हो गया एच क्रॉस, ई टू दी पावर, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस आइटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, एक ही बात है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, और सी का इधर अपन मल्टीप्लाई कर दें तो एफ टी इक्वल्स टू अपने पास में क्या गया सी एक्सपोनेंशियली माइनस आइटा ई टी अपॉन क्या हो गया एच क्रॉस, अपने लिए ये आ गया, ठीक है। तो और एनर्जी इसके अंदर जो एनर्जी है E, इसकी वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यू होती है, अपन जानते हैं E इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। तो यहां से E अपॉन एच क्रॉस बराबर क्या हो गया ओमेगा, तो यहां से इसको अपन क्या लिख सकते हैं साई एक्स टी, जो पूरा अपन ने तरंग फलन था साई एक्स टी इक्वल्स टू क्या मान लिया अपन ने, ये तो क्या था C साई एक्स एफ टी बराबर क्या हो गया C, ठीक है, साई एक्स की जगह साई एक्स है, ये लो साई एक्स की जगह साई एक्स, और एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, और यहाँ से देखो ई अपॉन एच क्रॉस इक्वल्स टू क्या है ओमेगा, तो साई एक्स टी इक्वल्स टू तरंग फलन क्या आ गया साई एक्स एफ टी और इक्वल्स टू सी साई एक्स और एक्सपोनेंशियली माइनस आइटा ओमेगा टी, क्या हो गया ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब देखो क्या है कि यदि अपने पास में जो पार्टिकल है उसकी तरंग फलन अपन देखें कि केवल जो ये तो टाइम पे पोजीशन पे डिपेंडेंट है और टाइम पे डिपेंडेंट है, यदि पोजीशन पे डिपेंडेंट फलन अपने पास में आ जाए, इफ अपन माने क्या कि साई एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर आइटा के एक्स, एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट करने वाली वेव है, तो साई एक्स टी, देन साई एक्स टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों सी अपनी जगह है, सी इक्वल्स टू ई टू दी पावर आइटा और क्या आ जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये वेव बन जाएगी। और ये वेव कौन सी बन जाएगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली वेव, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव करने वाली मूव करेगा, किस में मूव करेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव मूव करेगी। ऐसे ही साई एक्स की यदि वैल्यू अपन क्या मान लें ई टू दी पावर माइनस आइटा के एक्स मान लें कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोवाइड कर रही है, तो साई एक्स टी की वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगी सी ई टू दी पावर, यहाँ अपन रख रहे हैं ई टू दी पावर माइनस आइटा ले लिया कॉमन, तो क्या हो जाएगा के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये क्या है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली, किसमें नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली क्या हो जाएगी ये तरंग हो जाएगी। ये तो कौन सी है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि बीच में माइनस का अपन ने डिस्कस कर लिया कि बीच में माइनस आता है तब ये क्या होती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली होती है, और जब बीच में पॉजिटिव आता है तब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली तरंग को ये व्यक्त करता है, ठीक है। इससे दोस्तों क्या फायदा हुआ देखिए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी अपन जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी अपन कैसे निकालें, पी की वैल्यू अपन निकालें तो क्या होगा साई स्टार साई, बहुत ध्यान से समझनी है बात को, पी इक्वल्स टू क्या है साई स्टार साई। यहाँ से देखिए साई अपने पास में क्या आ गया ये आ गया, तो साई स्टार साई का मतलब क्या है साई स्टार एक्स टी, और ये क्या आ गया साई एक्स टी, ये अपने पास में साई है, तो इसका अपन साई स्टार करेंगे, देखो ध्यान से साई स्टार एक्स टी करेंगे तो क्या हो जाएगा सी स्टार अपनी जगह है साई स्टार एक्स, और ये क्या हो जाएगा
एक्सपोनेंशियली स्टार लगते ही प्लस आइटा ओमेगा टी, ठीक है, और साई एक्स ऐसा का पड़ा है। तो अपन इसको लिखते हैं क्या, देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा देता हूं, यही लिख देता हूं। ये क्या है कि भाई इसको यहां लिखा तो ये साई स्टार का मतलब सी स्टार साई स्टार एक्स, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल प्लस आइटा ओमेगा टी, और साई एक्स का मतलब है इंटू सी साई एक्स टी साई एक्स और एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा ओमेगा टी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सी ये क्या हो गया, सी स्टार सी साई स्टार साई, ठीक है, इक्वल्स टू ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों एक दूसरे खत्म हो गए, तो ये क्या हो गया सी मोड सी स्क्वायर और मोड साई स्क्वायर। यहाँ अपन ध्यान से देखें कि साई स्टार एक्स और एक्स है कि यहाँ जो अपना वेव फंक्शन किस पे डिपेंडेंट था, टाइम पे भी डिपेंडेंट था और पोजीशन पे भी डिपेंडेंट था, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी आई वो केवल और केवल किस पे डिपेंडेंट रही, केवल पोजीशन पे डिपेंडेंट रही। तो ऐसी तरंग फलन जिसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी केवल और केवल पोजीशन पे डिपेंडेंट रहे, उसको अपन क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव फंक्शन या स्टेशनरी सॉल्यूशन अपन उसको कहते हैं, ठीक है। तन्मय अपन डिस्क्रीट मेथड के लिए यदि प्रोबेबिलिटी डिनोट करना चाहें तो अपन क्या कर सकते हैं, डिस्क्रीट मेथड के लिए, तो ये यहां यानी अपन कह सकते हैं P इज डज नॉट डिपेंड अपॉन टी अपॉन टाइम टी, कि P किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, देन दीज सॉल्यूशन देन दीज वेव फंक्शन या देन दिस वेव फंक्शन is known as स्टेशनरी वेव फंक्शन, या अपन कह सकते हैं कि स्टेशनरी इस वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो सॉल्यूशन होंगे वो स्टेशनरी सॉल्यूशन होंगे। यदि प्रोबेबिलिटी अपन को डिस्क्रीट मेथड के लिए डिनोट करनी है तो सिग्मा आई पी आई इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। पी आई क्या है, बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं कि कितने भी हैं, और इफ नेचर इज कंटिन्यूअस, इफ नेचर इज कंटिन्यूअस तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगी 1, और पी एक्स डी एक्स का मतलब क्या है दोस्तों, साई स्टार साई और या मोड साई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन, अभी मैंने अपन को लिखा था कि अपने पास में जो फंक्शन आया वो क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट, तो अपन क्या कहेंगे कि टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन क्या सॉल्यूशन देगा अपन को, स्टेशनरी वेव फंक्शन देगा। क्या देगा, स्टेशनरी वेव फंक्शन, क्या देगा, स्टेशनरी वेव फंक्शन अपन को देगा। और यहां से एक बात और लिख सकते हैं क्या, ये पोटेंशियल जिसके अंदर पार्टिकल मूव करता है, ये पोटेंशियल वी एक्स इज टाइम इंडिपेंडेंट, ये पोटेंशियल वी एक्स इज टाइम इंडिपेंडेंट, then its probability independent of time, that is the states, इसके corresponding that is the states जिसको अपन क्या कहेंगे, डायनेमिकल, क्या कहेंगे, डायनेमिकल स्टेट आर कॉल्ड या इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट, इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। और यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि साई एक्स टी का मॉडुलस स्क्वायर इक्वल्स टू साई एक्स का मोड स्क्वायर। यदि ऐसा किसी तरंग फलन के लिए है तो वो जो तरंग फलन होगा वो क्या होगा, स्टेशनरी तरंग फलन होगा। समझ में आ गई बात, कि जिसका वेव फंक्शन जैसे इस हिसाब से और टाइम पे डिपेंडेंट ही ना हो, जैसे टाइम पे डिपेंडेंट हो, जैसे अपन ने लिखा तो एक प्रोबेबिलिटी अपन ने निकाली, तो ये क्या आ गया कि पहले अपन ने फंक्शन क्या लिया था, टी पे डिपेंडेंट था,
ये भी टी पे डिपेंडेंट था, लेकिन यहाँ जो प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद में फंक्शन क्या आ गया, टी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ये एक्स पे डिपेंडेंट है, एक्स पे डिपेंडेंट है, और टी वाला क्या हो गया, एक दूसरे को इसने कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो जो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन था वो क्या हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट हो गया। तो टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन हो गया तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई, और टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन है तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे, इस तरह की इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे, यानी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो स्टेशनरी सॉल्यूशन होंगे, वहाँ जो वेव फंक्शन होगा वो स्टेशनरी वेव फंक्शन काम में आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं कि आगे अपन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आने वाली हैं, बहुत ज़ोरदार आपको समझ में आएगी बात। अब दोस्तों देखो अपन बात कर रहे हैं कि अपने पास में श्रोडिंगर इक्वेशन है, बहुत ध्यान से आप देखोगे, d2 साई, बहुत ध्यान से, d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और e माइनस वी इंटू साई, ये क्या है, अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन है। क्या है, अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ कि d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और ये क्या होगा, v माइनस ई और इंटू साई। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन क्रिएट होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन? सबसे पहली कंडीशन क्या है दोस्तों, मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या है, इफ v इज लेस देन e, कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका मान टोटल एनर्जी से कम है, यानी v, e ज्यादा है, देखो ध्यान से, e तो क्या है, ज्यादा, और v है कम, e ज्यादा है, v और कम है, तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये क्या हो गया दोस्तों, ये नेगेटिव हो गया। यदि इफ v इज लेस देन e है तो अपन क्या कह सकते हैं कि भाई कि क्या हो गया यहां से कि d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखा कि इफ v इज लेस देन e है तो d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर यहां क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव, यानी इसकी इतने की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आनी है, क्योंकि v कम है किससे, e से। अब कोई कहते कि भाई ये कैसे है, तो अपन मान लेते हैं कि v तो है 10, पोटेंशियल एनर्जी तो है 10 और टोटल एनर्जी है 20, तो 10 माइनस 20 बराबर क्या हो गया, -10, यानी वैल्यू नेगेटिव में आनी है, और ये क्या हो गया दोस्तों, साई। ठीक है, अब ध्यान देना बात को, यदि ये साई धनात्मक है, साई धनात्मक है तो d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और यदि ये साई ऋणात्मक है तो ऋणात्मक और ऋणात्मक दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे। इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला, क्या बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला कि d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान से, एंड साई दोनों डिफरेंट साइन के हैं, दोनों क्या है, डिफरेंट साइन के हैं, बोथ आर डिफरेंट साइन। कैसे, जैसे कौन कौन से डिफरेंट साइन के हैं, पहली बात मैं करता हूं क्या कि साई इज ग्रेटर देन 0, यदि साई की वैल्यू यहां ग्रेटर देन 0 रखेंगे, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है दोस्तों, 1 2, 0 से बड़ी, तो 0 से जैसे ही आप बड़ी रखोगे तो वो इस नेगेटिव में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो साई इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन 0, लेस देन 0 होगा तो दोस्तों यहां अपन को जो कंडीशन प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगा, मैक्सिमा। क्या प्राप्त होगा, मैक्सिमा प्राप्त होगा। अपन मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन अपन जानते हैं कि साई इज ग्रेटर देन 0, तो d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है, इसका मतलब अपन को यहां क्या प्राप्त होगा, ये नेगेटिव में चीज आएगी, नेगेटिव में चीज आएगी, उसको अपन क्या कहते हैं, मैक्सिमा। बहुत ध्यान से, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि साई इज लेस देन 0, कि साई का मान नेगेटिव हो, तो साई यदि नेगेटिव होगा यहां से तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगे प्लस, तो d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये क्या होंगे, ग्रेटर देन 0। ठीक है, और यदि ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये कंडीशन बड़ा है 0 से, तो ये कंडीशन अपन को क्या देगा, मिनिमा की कंडीशन। किसकी कंडीशन देगा, मिनिमा की फीलिंग देगा। किसकी देगा दोस्तों, मिनिमा की फीलिंग देगा। ठीक है, बहुत ध्यान से मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि ये अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन है, d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी इंटू साई। इसको अपन उधर लेंगे तो इसका चिन्ह v पहले आ गया, e बाद में आ गया,
ठीक है, फिर अपन क्या कर रहे हैं, अब कंडीशन अपन ने मान ली है, पहली कंडीशन मानी है कि v का मान है वो e से कम है, तो d2 साई अपॉन dx स्क्वायर, e ज्यादा है तो ये क्या आनी है, यहाँ जो वैल्यू आनी है वो नेगेटिव आनी है, और साई। अब यहाँ अपन दो चीज मान रहे हैं कि यदि ये साई नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और साई यदि पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होकर d2 साई अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि d2 साई अपॉन dx स्क्वायर एंड साई दोनों डिफरेंट साइन के हैं, दोनों अलग अलग साइन है, कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, दूसरा माइनस है तो पहला प्लस है। कैसे, जैसे साई इज ग्रेटर देन जीरो, साई इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, सारी धनात्मक वैल्यू, सारी धनात्मक वैल्यू, तो धन वैल्यू जैसे इससे मल्टीप्लाई होंगी तो ये क्या देंगे दोस्तों, ऋणात्मक वैल्यू देंगे। तो d2 साई अपॉन dx स्क्वायर इसके लिए क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो, यानी यहां जो कंडीशन अपन को प्राप्त होगी वो किसकी प्राप्त होगी, मैक्सिमा की। किसकी प्राप्त होगी, मैक्सिमा की कंडीशन प्राप्त होगी। ऐसे ही साई इज लेस देन जीरो है तो d2 साई अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, और अपन को कंडीशन कौन सी प्राप्त होगी, मिनिमा की कंडीशन अपन को प्राप्त होगी। इस बात का आप ध्यान रखोगे। साई इज लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू ये इसकी नेगेटिव वैल्यू आएंगी तो इस नेगेटिव की वैल्यू ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर दोनों धनात्मक हो जाएंगी, और धनात्मक हो जाएंगी तो d2 साई अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब दोस्तों देखिए, ये तो एक कंडीशन होगी, ये दोनों कंडीशन अपन साथ में ही रखेंगे, ठीक है ना। और फिर एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी, बहुत ध्यान से। अब दूसरी कंडीशन अपने पास में क्या है, ये तो पहली कंडीशन आ गई, दूसरी कंडीशन में यहां लिख दे रहा हूं। दूसरी कंडीशन देखो कि अब क्या है, ये तो v लेस देन ही है। अब अपन मान लेते हैं इफ पोटेंशियल v इज ग्रेटर देन क्या हो गया, e, कि v का मान क्या होना चाहिए, e से बड़ा होना चाहिए। v का मान क्या होना चाहिए, e से बड़ा होना चाहिए। तो v यदि e से बड़ा है, v कौन, v e से बड़ा है, तो d2 साई अपॉन dx स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी यहां से d2 साई अपॉन dx स्क्वायर क्या जाएगा दोस्तों, ग्रेटर देन जीरो, या अपन ये कह सकते हैं बराबर पॉजिटिव और इंटू साई, क्या जाएगा, पॉजिटिव इंटू साई। तो यहां अपन क्या लिख सकते हैं, देन इंप्लाइज दैट, अब देखो ये यदि धनात्मक है तो ये भी धनात्मक होगा, इसका साइन भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर एंड साई दोनों सेम साइन के होंगे, दोनों सेम साइन के होंगे, बोथ आर ऑफ द सेम साइन। यदि ये पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव, और यदि ये नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव। यदि सेम साइन के होंगे तो यहां से देखो एक कंडीशन, ये वाली कंडीशन, यहां से एक कंडीशन क्या हो गया, पहला क्या है कि साई इज ग्रेटर देन जीरो होगा, साई यदि धनात्मक है तो d2 साई अपॉन dx स्क्वायर भी क्या होगा, धनात्मक होगा, और धनात्मक होगा तो ये क्या चीज देंगे अपन को, मिनिमा, क्या देंगे भाई, मिनिमा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि साई इज लेस देन जीरो है, थोड़ा सा इधर बना लेता हूं, साई इज लेस देन जीरो है, जीरो से कम है, तो d2 साई अपॉन dx स्क्वायर ये भी क्या लेस देन, ये लेस देन जीरो, तो ये भी क्या होगा, लेस देन जीरो। देख लो चाहे ये जीरो से कम है, जीरो से कम का मतलब -1 -2 -3, तो ये भी क्या हो गया, माइनस, यानी ये भी माइनस, ये भी जीरो से कम होगा। और यदि ये जीरो से कम है तो दोस्तों ये क्या दे देगा अपन को, मैक्सिमा। अपन जानते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू यदि ऋणात्मक आती है मैक्सिमा मिनिमा में, मैक्सिमा मिनिमा आप जानते हो y बराबर एफ एक्स, यदि कोई फंक्शन है तो इसका मैक्सिमा निकालने के लिए y डैश निकालते हैं, उसको इक्वल्स टू 0 करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं, यदि ये वैल्यू धनात्मक आती है तो मिनिमा डबल डिफरेंशिएशन की, और यदि डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ऋणात्मक आती है तो क्या होती है दोस्तों, मैक्सिमा की कंडीशन लग जाती है। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया मैक्सिमा और ये क्या आ गया, मिनिमा। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात, अब मैं बना रहा हूं ग्राफ। यदि ये बात आप समझ गए तो दोस्तों ये मानो कि आप बहुत कुछ समझ गए। आज तक आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये देखो ये क्या है, साई इज ग्रेटर देन जीरो, धनात्मक, और ये क्या है दोस्तों, साई इज लेस देन जीरो। भाई ये मूल बिंदु ओ है, मूल बिंदु ओ से नीचे लेस देन जीरो, और ये क्या है, धनात्मक जीरो। ठीक है, अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, साई इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहां देखो साई इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है भाई, साई इज ग्रेटर देन जीरो, एक तो ये रहा साई इज ग्रेटर देन जीरो,
एक तो साई ग्रेटर देन 0 है और दूसरा क्या है, साई लेस देन 0। ठीक है, तो साई इज ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं। सबसे पहले क्या आया, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर, क्या आया भाई, मिनिमा। ये लो मिनिमा, मिनिमा अपन ऐसे टोल करते हैं। ठीक है, और d2 साई अपॉन dx स्क्वायर, ये क्या आया, मैक्सिमा। तो ये लो मैक्सिमा। मैक्सिमा, मिनिमा तो ऐसे और मैक्सिमा ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये क्या है, साई इज ग्रेटर देन 0, साई इज ग्रेटर देन 0 यानी साई की वैल्यू ज्यादा है, तो d2 साई अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 यानी क्या है, मिनिमा। मिनिमा के लिए मिनिमम आ गया। ठीक है, और साई इज लेस देन 0, तो साई इज d2 साई अपॉन dx स्क्वायर क्या आ गया, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के लिए ये बनाती, यानी इन दोनों का चित्र मैंने बना दिया। अब देखो यहाँ क्या, साई इज ग्रेटर देन 0, साई इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है दोस्तों, साई इज ग्रेटर देन 0, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0 का मतलब मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब ये रहा, ये मैक्सिमा आ गया। ठीक है, मैक्सिमा आ गया। और साई इज लेस देन d2 साई अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 यानी ये क्या आ गया, मिनिमा आ गया। ये लो ये आ गया मिनिमा। ठीक है, अब अपन बात करें, ये दोनों ग्राफ आगे, ये दोनों, ये वाला ग्राफ तो है इसका, और ये वाला ग्राफ है इन दोनों का। समझ में आ गई। अब इनको अपन अलग अलग करें, इन ग्राफों को। इतनी बात समझ में आ गई, मिटा दूं। यहां इन ग्राफों तक समझ में आ गई तो मिटा दूं। बहुत अच्छे से एक बार फिर देख लीजिएगा कि लेस देन 0 है मैक्सिमा, लेस देन ग्रेटर देन 0 है मिनिमा। ठीक है, फिर ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, इन दोनों के ग्राफ अपन ने ऐसे बना लिए, इन दोनों के ग्राफ अपन ने ऐसे बना लिए। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा मिटा देता हूं कि इनको अपन इन ग्राफों को कर रहे हैं अलग अलग। कैसे अलग अलग कर रहे हैं कि ये देखो ध्यान से, ये साई इज ग्रेटर देन 0 और ये साई इज लेस देन 0। पहला जो ग्राफ है वो क्या है दोस्तों, ऐसे ऐसे, ये मिनिमा है और वो मैक्सिमा है। और दूसरा ग्राफ क्या है, ठीक है, ये साई इज ग्रेटर देन 0 और ये साई इज लेस देन 0। पहला ग्राफ था ऐसे, इसको मैं थोड़ा सा मान लो रिप्लेस भी कर दूं, जैसे मान लो ये यहां मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो और इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दूं तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया अपन ने, अपनी इच्छा से कर दिया। ध्यान से, अब मैं आपको ये कहूं कि इन दोनों को आपको कनेक्ट करना है, तो ये दोनों जैसे कैसे कनेक्ट होंगे, ये कनेक्ट हो ही नहीं सकते। कनेक्ट होंगे तो अजीब से किसी प्रकार का कोई तरंग फलन ही नहीं आएगा। लेकिन इन दोनों को कोई कनेक्ट अपन को करने के लिए कहे तो अपन इनको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कनेक्ट करते ही ये क्या हो जाएगा, एक जोरदार सा तरंग फलन अपने पास में आ जाएगा। देख लो चाहिए कि इसको और इसको अपन क्या कर सकते हैं, यानी ये थोड़ा सा रिप्लेस हो जाए, इधर डिस्प्लेस हो जाए, तो इन दोनों को अपन कनेक्ट कर सकते हैं, तो एक तरंग के जैसा हो गया। और इन दोनों को अपन कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अब मैं इनको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, यहां से अपन बहुत इंटरेस्टिंग बात आ गई। क्या बात आ गई भाई, कि इन दोनों ग्राफों को वी कैन नॉट कनेक्ट अबव बोथ ग्राफ, कि इन दोनों ग्राफों को अपन कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी इन दोनों ग्राफों को अपन कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन वी कनेक्ट अबव बोथ दी ग्राफ। आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि इन दोनों ग्राफों को अपन कनेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों ग्राफों को अपन कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये कंडीशन किसके लिए है, इफ v इज ग्रेटर देन e के लिए है। देख लो चाहे, जब v इज ग्रेटर देन e के लिए है। और ये कंडीशन किसके लिए है दोस्तों, इफ v इज लेस देन e के लिए है। ठीक है ना, यहां तो क्या है कि यहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब यहां काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। इफ v इज ग्रेटर देन e है तो यहां जो वेव फंक्शन होगा वो या तो होगा -e⁻−kx टाइप का। इसका मतलब ये क्या है, e⁻−kx का मतलब है डिकेइंग। कैसी नेचर होगी, डिकेइंग। और या क्या होगा, e⁻+ का kx, यानी ये क्या होगा, इंक्रीजिंग। या तो इंक्रीजिंग या क्या होगा, डिकेइंग। कैसे, जैसे ये है, तो e⁻−kx का मतलब क्या है,
माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो प्लस इन्फिनिटी, यानी ये इसका ग्राफ कैसा आएगा इस हिसाब से कि ये इधर ब्लोज अप हो रहा है और इधर टेंस टू जीरो हो रहा है। ये किसका ग्राफ है? इसका। ये ग्राफ मैंने आप लोगों को बनवा दिए, इसीलिए बनवाए थे दोस्तों ग्राफ। बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट आ जाएगा ग्राफ यदि आपने सीखे तो, कि e टू द पावर माइनस के एक्स का ग्राफ है ऐसे, और e टू द पावर प्लस एक्स का ग्राफ कैसे मूव करेगा दोस्तों? इंक्रीजिंग ऐसे। तो ये y है तो वो ग्राफ कैसे मूव करेगा? ऐसे। क्योंकि पार्टिकल जब यहाँ बैरियर आएगा, जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे है, तो सीधी सी बात है कि पार्टिकल इस पे, तो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, ऐसे चढ़ेगा पार्टिकल। भाई क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये कहती है कि इसके अंदर आ ही नहीं सकते, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का होगा तो इस हिसाब से पार्टिकल चढ़ जाएगा और फिर यहाँ मूव कर ऐसे मोशन करेगा और फिर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका है? e टू द पावर प्लस के एक्स का। तो आपको ध्यान रखना है कि जब पोटेंशियल एनर्जी का मान टोटल एनर्जी के मान से ज्यादा है तो या तो वेव फंक्शन क्या आ जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर का, या वेव फंक्शन क्या आ जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर का, यानी e टू द पावर माइनस के एक्स का और e टू द पावर प्लस के एक्स का। ये कहां से आएंगे दोस्तों? जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन अपन ने पढ़े हैं सेकंड ईयर में। डिफरेंशियल इक्वेशन वहां रूट निकालना और रूट निकाल के सॉल्यूशन रखना पढ़ा है ना, CI और PI, वो वहां से ये आना है। यहां देखिए पोटेंशियल, यहां क्या होगा भाई? V इज लेस देन E, यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, तो यहां अपन क्या कहेंगे? पोटेंशियल ऑसिलेटरी मोशन देगा। कैसी मोशन देगा दोस्तों? ऑसिलेटरी मोशन देगा। कैसी मोशन देगा? ऑसिलेटरी मोशन देगा। और ऑसिलेटरी मोशन देगा तो यहाँ वेव फंक्शन की नेचर क्या होगी? e टू द पावर आइटा के एक्स, ठीक है, या साइन के एक्स, या कोस के एक्स, या e टू द पावर माइनस आइटा के एक्स। कैसी नेचर होगी? ऐसी नेचर होगी वेव फंक्शन की। यहाँ डीके तो क्या है? दो ही नेचर है, और यहाँ ऑसिलेटरी टाइप का है तो या तो e टू द पावर आइटा के एक्स आ जाएगा, या साइन के एक्स आ जाएगा, या कोस के एक्स आ जाएगा, या e टू द पावर माइनस के एक्स आ जाएगा। इनमें से कोई सी भी टर्म आ जाएंगे। ये सारे ऑल आर ऑसिलेटरी नेचर के। ऑसिलेटरी नेचर के क्यों है? क्योंकि e टू द पावर आइटा के एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? कोस के एक्स प्लस आइटा साइन। तो इसमें भी क्या आ गए? कोस और साइन आ गए, और कोस और साइन के ग्राफ आपको पता ही है ऐसे चलते हैं भाई, ये पीरियोडिक फंक्शन। और e टू द पावर माइनस आइटा के एक्स, बीच में माइनस आ जाएगा। तो ये सारे के सारे चारों के चारों क्या है? ऑसिलेटरी फंक्शन है। समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आ गई, डिकेइंग और ये इंक्रीजिंग। अब थोड़ी सी अपन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको याद हो तो अपन रूट ऐसे बनाते हैं, जैसे d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं d स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। d बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आइटा के, और इसका सॉल्यूशन अपन साई इक्वल्स टू क्या रखेंगे? प्लस आइटा के एक्स प्लस b e टू द पावर माइनस आइटा के एक्स। ऐसे अपन ने क्या किया है? सॉल्यूशन किया है। ये क्या है? CI है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का CI। और यहाँ बीच में माइनस का निशान हो तो ये क्या हो जाएगा? d बराबर प्लस माइनस आइटा नहीं आएगा तो प्लस माइनस क्या आएगा? प्लस माइनस क्या आएगा? तो इसका सॉल्यूशन अपन कैसे लिख पाएंगे? साई इक्वल्स टू a e टू द पावर प्लस के एक्स प्लस b e टू द पावर माइनस आइटा के एक्स। तो ये अपन ने कहाँ से सीखे? ये डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन थे, वहां से ये अपने पास में वेव फंक्शन आए हैं। ठीक है, और यहाँ भी श्रोडिंगर इक्वेशन भी क्या है? डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन भी अपन CI और PI से ही लिखेंगे। और उनके सॉल्यूशन में लिखेंगे तो अपन ने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी यदि टोटल एनर्जी से ज़्यादा है तो जो वेव फंक्शन होगा वो डिकेइंग या तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, और यदि वेव फंक्शन में पोटेंशियल एनर्जी का मान टोटल एनर्जी से कम है तो वेव फंक्शन कैसा होगा? ऑसिलेटरी नेचर का होगा। और इनको अपन कनेक्ट करते हैं। ये तो क्या है? ये तो क्या है? नॉट एक्सेप्टेबल, और ये क्या है? एक्सेप्टेबल। ये ऑसिलेटरी नेचर होगी। देखो साइन का जैसे ग्राफ बन गया, दैट इज ऑसिलेटरी नेचर। समझ में आ गई बात? तो हाँ, अब देखिए दोस्तों, समझ में आ गई इतनी बातें? बहुत इंटरेस्टिंग है। अब दोस्तों अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, पार्टिकल इन ए बॉक्स। यहां तक जो मैंने बात बताई वो आपके बहुत काम की है। जब अपन पोटेंशियल स्टेप पढ़ेंगे दोस्तों तो वेव फंक्शन कैसा होगा कैसा नहीं होगा उस बात को शो करेगा वो। बाउंड्री कंडीशंस मैंने आप लोगों को करवा दी हैं। बाउंड्री कंडीशन अपन कैसे करते हैं, ठीक है। और अब अपन डिस्कस कर रहे हैं पार्टिकल इन ए बॉक्स या फ्री पार्टिकल इन ए बॉक्स। दोस्तों जब फ्री पार्टिकल की अपन बात करते हैं तो फ्री पार्टिकल अपन लगाते हैं कि भाई फ्री पार्टिकल का मतलब है ऐसा पार्टिकल, थोड़ी सी मैं डिफाइन कर देता हूं। फ्री पार्टिकल
फ्री पार्टिकल का मतलब क्या है कि उस पार्टिकल पे लगने वाला किसी भी प्रकार का फोर्स है वो इक्वल्स टू जीरो है। अब अपन जानते हैं F बराबर क्या होता है, माइनस du/dx होता है। यदि F जीरो है, dv/dx पोटेंशियल इसमें F जीरो है तो या तो dv/dx की वैल्यू क्या होगी जीरो, तो या तो v बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या v बराबर क्या हो जाना चाहिए, उसके लिए नियत हो जाना चाहिए। जैसे v dv/dx या तो कोई कांस्टेंट चीज या v इक्वल्स टू जीरो। तो जो फ्री पार्टिकल है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तभी अपन कह सकते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो। तो वो पार्टिकल कैसा होगा, फ्री पार्टिकल होगा। कैसा पार्टिकल होगा दोस्तों, फ्री पार्टिकल होना है। ठीक है, समझ गए कि किसी भी प्रकार का फोर्स उस पर लगना नहीं है। ठीक है, और यहां से अपन ये निकाल सकते हैं। तो v का मान या तो जीरो होना चाहिए या v का मान क्या होना चाहिए, नियत हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं पार्टिकल इन ए बॉक्स। पार्टिकल इन ए बॉक्स, तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, पार्टिकल इन ए बॉक्स की, कि पार्टिकल या फ्री पार्टिकल इन ए बॉक्स। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिकल इन ए बॉक्स क्या है, पार्टिकल इन ए बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा ऐसा मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, आज तक आपके हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन अब इसको पढ़ने के बाद में कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं जिंदगी में ही। देखो, पार्टिकल इन ए बॉक्स की अपन बात कर रहे हैं, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, दूसरी बात क्या है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। क्या बोल सकते हैं इसको, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। यदि अपने पास में पार्टिकल इन ए बॉक्स आए तब भी इसका मतलब यही है, और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल आए तब भी इसका मतलब एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं क्या, कि देयर आर टू टाइप ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल। अपन क्या कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, कि दो प्रकार का है। कैसा कैसा, नंबर वन, एक तो एंटी सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक। अपन क्या बोल रहे हैं, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, या अनसिमेट्रिक बोल दो, ठीक है, या ओड बोल दो, ओड पोटेंशियल तो भी चलेगा, ओड इनफाइनाइट पोटेंशियल तब भी एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, और इसके लिए पोटेंशियल लिखें तो Vx इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि उस पोटेंशियल पे अपन फोर्स, जैसे F इक्वल्स टू एक्स की जगह, यदि अपन x की जगह माइनस एक्स रखें, कैसा रखें, x की जगह माइनस एक्स रखें, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाए, माइनस एफ माइनस एक्स आ जाए। क्या आ जाए, वैल्यू पलट दे, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक या ओड पोटेंशियल। ठीक है भाई, कि f की जगह पर x की जगह माइनस एक्स रखें तो वो उसकी वैल्यू को क्या कर दें, रिवर्ट कर दें, वैल्यू को क्या कर दें दोस्तों, रिवर्ट कर दें। और इसको कैसे डिफाइन करें, कि Vx इक्वल्स टू, कैसे, कि वैल्यू जीरो, कब, जब जीरो, x की वैल्यू जीरो से तो बड़ी और a से छोटी। x की वैल्यू क्या है, जीरो से तो बड़ी और a से छोटी, a क्या है, विड्थ ऑफ द पोटेंशियल, और इन्फिनिटी अदरवाइज। अब इस अदरवाइज का क्या मतलब है दोस्तों, यानी ये बीच में तो क्या है, जीरो, अदरवाइज का मतलब है जीरो से कम और a से ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है, x, अदरवाइज का मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू जीरो, और x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। ये हो गया अदरवाइज। अदरवाइज ये दोनों कंडीशन हो गई, तो ये भी लिखी हुई आ सकती है, तब भी अपन को कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये लिखी आ जाए, तो अदरवाइज की जगह मान लो ये दोनों कंडीशन लिखी आ जाए, तो इनका मतलब भी यही है। ये तो कैसा है, एंटी सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक या ओड पोटेंशियल। दूसरी बात क्या है, दूसरा पोटेंशियल कैसा हो सकता है, सिमेट्रिक पोटेंशियल, सिमेट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, या इवन पोटेंशियल, जो एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो, सिमेट्रिक हो। कहने का मतलब कैसा, कि f की x की जगह मैं माइनस एक्स रखूं तो फिर भी वैल्यू को क्या दे, प्लस एफ एक्स दे दे। क्या दे दे अपन को वैल्यू, प्लस का f माइनस एक्स दे दे,
एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो ये वैल्यू क्या दे दे अपन को, प्लस एफ माइनस एक्स दे दे, यानी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। देन अपन क्या कहेंगे, देन ये फंक्शन है, ये दोस्तों फंक्शन है, नॉट फोर्स, दिस इज फंक्शन एफ, ये फंक्शन है, ठीक है, एफ माइनस एक्स। देन अपन क्या करेंगे, देन फंक्शन इज सिमेट्रिक, क्या हो जाएगा, इसको अपन सिमेट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। और इसके लिए वी एक्स पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या है, जीरो। कब, जब x की वैल्यू माइनस ए से तो बड़ी और प्लस ए से छोटी, x की वैल्यू माइनस है और प्लस ए की क्या होगी, बीच में होगी। और इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी, अदरवाइज क्या है दोस्तों, अदरवाइज इन्फिनिटी। अदरवाइज का मतलब क्या है, वही बात, x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए, यानी ये तो माइनस ए से कम, और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस ए, तब ये, तो अदरवाइज का मतलब ये इसकी जगह ये भी आ सकता है, ठीक है। और इन दोनों में कोई सा भी फलन नहीं है, ठीक है। अपन क्या कहें कि तीसरे प्रकार का क्या फलन हो सकता है, इफ एफ फलन में माइनस एक्स रखें अपन, और ना तो क्या आ जाए ये प्लस एफ एक्स आ जाए, ना ये माइनस एफ एक्स आए, यानी ये दोनों के बराबर नहीं हो, देन इट इज नाइदर इवन, ना तो ये इवन होगा और नॉर ओड होगा, ना तो ये इवन होगा ना ये ओड होगा, समझ गए। पोटेंशियल इन ए बॉक्स का मतलब है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है। यहाँ दो प्रकार की सिमेट्री है, एक तो ओड सिमेट्री, ओड सिमेट्री का मतलब है फंक्शन की वैल्यू अपन माइनस एक्स रखें और माइनस वैल्यू दे दे, वो तो ओड फंक्शन है। कैसे डिफाइन करेंगे पोटेंशियल, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से एक्स, अदरवाइज ये हो गया, या एक सिमेट्रिक पोटेंशियल या इवन पोटेंशियल, या इस हिसाब से कि f की जगह माइनस एक्स रखें, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये प्लस एफ एक्स दे देगा, देन फंक्शन इज सिमेट्रिक। तो वी एक्स इक्वल्स टू क्या है, जीरो, माइनस ए से x प्लस ए और इन्फिनिटी अदरवाइज, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस ए। और तीसरा कंडीशन क्या है कि माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू क्या है, प्लस माइनस एफ माइनस एक्स, देन इट इज नाइदर इवन और नॉर ओड, ठीक है। अब दोस्तों देखिए बात अपन करते हैं एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पोटेंशियल की, डायग्रामेटिकली अपन डिफाइन करते हैं इनको, ठीक है। सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे, हाँ इसका डायग्राम यही बना लेते हैं अपन, कि अपन बात करें तो ये तो क्या है एंटी सिमेट्रिक। तो देखो इसकी जो डायग्राम जो दे रखा है अपन को, जो कंडीशंस दे रखी है वो कंडीशन क्या है कि ये ऐसे है, ठीक है, और यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे बढ़ा के ये वी एक्स है और ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, ठीक है, ये मूल बिंदु ओ है, यानी ये क्या है अपना जीरो, ठीक है, और ये क्या है ए, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी और ये वैल्यू इन्फिनिटी, और कोई पार्टिकल है वो इसके अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये तो किसकी डायग्राम आ गई, इसकी डायग्राम आ गई। और इसमें तीन रीजन हो गए, कौन कौन से रीजन हो गए दोस्तों, एक तो ये हो गया फर्स्ट, एक क्या हो गया सेकंड ये, और एक कौन सा हो गया थर्ड रीजन ये, ठीक है ना, तीन रीजन हो गए, यानी साई फर्स्ट, साई सेकंड और साई थर्ड, समझ में आ गई बात। और इसका डायग्राम अपन बनाए, इसका बना रहे हैं सिमेट्रिक का, तो सिमेट्रिक का बनाए तो ये कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, यहां से मैं पॉइंट ले लेता हूं, ये मूल बिंदु ओ जीरो, तो ये क्या हो गया माइनस है और ये क्या हो गया प्लस है। सिमेट्रिक इसको क्या कहते हैं कि इस पॉइंट के जितना ही इधर है उतना ही इधर है, यानी इस पॉइंट के अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के पोजीशन के ये क्या है, इक्विवेलेंट सिमेट्रिक है। और ये वी एक्स को डिफाइन कर रहा है, ये इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी। इसमें भी तीन रीजन है, फर्स्ट साई फर्स्ट बोल सकते हैं, साई सेकंड बोल सकते हैं, और साई क्या है थर्ड बोल सकते हैं। सिमेट्री का मतलब है पार्टिकल इसके अंदर भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये जीरो माइनस है और ये क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस ए, ठीक है। ये कैसा है, चाहे ये अपन को दे दे, ये लिखा हुआ दे दे, चाहे ये डायग्राम दे दे, बात एक ही है। तीन रीजन है इसमें, एक तो 20 का, यानी एक तो इसके लिए और दो दोनों तरफ के लिए, ठीक है। और इसमें भी क्या है, इसको अपन ऐसे करें तो ऐसे कर, माइनस ए से प्लस, दोस्तों ये माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू भी हो सकता है, माइनस टू ए से एक्स प्लस टू ए भी हो सकता है। अपन को इसकी विड्थ का ध्यान रखना है। कोई पूछे इसकी विड्थ कितनी होगी, तो देखो प्लस ए तो ये रही, प्लस माइनस ए रही, तो टोटल विड्थ कितनी होगी इसकी 2a। इसकी विड्थ कितनी है दोस्तों 2a। इसकी विड्थ कितनी है पोटेंशियल की a ही है, और इसकी विड्थ कितनी है 2a। मान लो ये माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू है, तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी a हो जाएगी, ठीक है।
मान लो इसकी -2a से +2a है तो कितनी हो जाएगी, ये 2a और ये 2a, तो कितनी हो जाएगी 4a। तो विड्थ का अपन को ध्यान में रखना है क्योंकि विड्थ इसकी इंपॉर्टेंट अपन क्वेश्चन करने के लिए काम में आएगी। यहाँ जो पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब अपन जो इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो ओड पोटेंशियल से अपन कर रहे हैं और सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए इसको क्या कर देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे। तो ओड पोटेंशियल के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ इसको इतना एक्सप्लेन करने के बाद में इसको अपन आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और इस डायग्राम को ऊपर बना ले रहा हूँ, ठीक है। पार्टिकल इन ए बॉक्स चल रहा है और अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, ओड सिमेट्री के लिए या एंटी सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए बात आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, समझ में आएगी पक्का, ठीक है। देखो मैं पार्टिकल इन बॉक्स का पोटेंशियल बना रहा हूं, ठीक है दोस्तों। ये 0 और ये a, ये इन्फिनिटी और पार्टिकल है वो इसके अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। पार्टिकल इसके अंदर मूव कर रहा है और ये अपन माने तो ये किसका है, vx, ये मूल बिंदु O vx और ये x में ग्राफ, ठीक है, ये O हो गया ये, ठीक है भाई। अब अपन ने मैंने बाउंड्री कंडीशन आपको बताई, इस पोटेंशियल के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होंगी, बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, ये क्या है, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू a। तो आपको याद हो तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया बाउंड्री कंडीशन, x बराबर 0 पे साई 0 और साई x बराबर a पे भी साई क्या है 0, ठीक है। तो इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखे अपन, तो v की वैल्यू तो है ही 0, तो इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखे तो d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर और इंटू साई बराबर 0। v की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और इसको अपन डिफाइन करना चाहें तो यहां से देखिए d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और इंटू साई बराबर क्या हो गया 0। बहुत ध्यान से, जहां k स्क्वायर बराबर क्या है दोस्तों, 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहां से देखिए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, d2 साई प्लस k स्क्वायर इंटू साई बराबर 0 और d स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इंटू साई बराबर 0। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है और यहां से d के रूट निकालें तो माइनस k स्क्वायर और d इक्वल्स टू क्या कर दें अपन, प्लस माइनस आइटा k। और इसका सॉल्यूशन लिखें तो साई इक्वल्स टू कोई नियतांक e टू द पावर आइटा k x और प्लस कोई दूसरा नियतांक माइनस आइटा k x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, समझ गए। अब दोस्तों इस आइटा द माइवर थ्योरम द आइलर आइडेंटिटी से e टू द पावर आइटा के एक्स को आप क्या लिख सकते हो, cos के एक्स प्लस आइटा साइन के एक्स लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। यानी इस तरंग फलन को अपन साइन और कोस में भी डिनोट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस श्रोडिंगर का अब ये बात बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन इतने मेच्योर हो गए हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपन सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, तो वहां से अपन ने ये सीख लिया, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, पुरानी बातें याद दिला दी। यहां से इसको अपन सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, इसका डायरेक्ट ही सॉल्यूशन लिखेंगे साई इक्वल्स टू, क्यों, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है ही, यानी E ज्यादा है, तो इसका वेव फंक्शन कैसा होगा, ऑसिलेटरी नेचर का होगा। और साई इक्वल्स टू क्या होगा, A कोई कांस्टेंट अपन कैसा लिखते हैं, e टू द पावर आइटा के एक्स और प्लस b e टू द पावर माइनस आइटा के एक्स। क्योंकि यहां से पार्टिकल चलेगा तो ये तो प्लस और यहां टकरा कर आएगा तो ये माइनस वाली टर्म, ये गया और ये टकरा कर आएगा तो ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग, और ये क्या है, इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। या इस सॉल्यूशन को अपन क्या लिख सकते हैं, साई इक्वल्स टू अपन ये भी लिख सकते हैं ए डेस, क्योंकि अपन करेंगे दोनों को इकट्ठा करेंगे तो a प्लस बी हो सकता है, तो ए डेस बराबर ए डेस साइन के एक्स, ठीक है, प्लस बी डेस कोस के एक्स, ठीक है। ये दोनों में से कोई सा भी एक फलन अपन ले सकते हैं। ये दोनों क्या है, इसके लिए सेम ही इंफॉर्मेशन अपन को देंगे और k की वैल्यू इनके लिए क्या है, 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर अंडर दी रूट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि ये समीकरण आ गई, इस समीकरण का ये सॉल्यूशन या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन अपन अपने लिए इजी क्या है, ये वाला समीकरण है, तो अपन इसी से डील करते हैं, ठीक है। अब दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, अपन ये लेते हैं, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं, ठीक है, और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं। यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अप्लाइंग
या अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये तो पढ़ा रहने तो इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। क्या लिख लिया अपन ने, साई इक्वल्स टू ए डेस साइन के एक्स प्लस बी डेस कोस के एक्स। ठीक है दोस्तों, यहां से अप्लाइंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन कौन सी है दोस्तों, ये वाली। तो साई बराबर एक्स बराबर 0 रखा, साई की वैल्यू भी 0 है तो ये 0 बराबर एक्स की वैल्यू क्या रखी 0, यानी ए डेस, ठीक है, और 0 रखेंगे तो साइन 0 बराबर 0 प्लस बी डेस, लेकिन कोस 0 नहीं होता, कोस 1 होता है, तो बी डेस 1। तो यहाँ से दोस्तों एक सिंपल सी एक अपने लिए पैरामीटर आ गया कि बी डेस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ से देख लो, ये 0 सब कुछ 0, ये 1, तो बी डेस बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, यानी बी डेस इक्वल्स टू 0, यानी एक नियतांक की वैल्यू अपने पास में आ गई। ठीक है, अब अपन क्या कहेंगे, अप्लाइंग, यहां से देखिए अप्लाइंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन। दूसरी बाउंड्री कंडीशन कौन सी है, ये वाली, ये तो फर्स्ट है। अप्लाइंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है दोस्तों, कौन सी है सेकंड बाउंड्री कंडीशन, और यहां से बी डेस बराबर 0 है तो ये अपना तरंग फलन साई बराबर यहां क्या आ जाएगा, ए डेस साइन के एक्स आ जाएगा। ये समीकरण नंबर मैं कर दूंगा, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर आ गया 3 कि बी डेस बराबर 0 है तो बी डेस की वैल्यू यहां रखी तो ये 0 हो गया, साई बराबर ए डेस साइन के एक्स आ गया। ठीक है, अब अप्लाइंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन का मतलब है 0 बराबर, देखो इसको अपन ने लिख दिया 0 और ए डेस ये पढ़ाई है 0 ए डेस और ये क्या आ गया साइन के ए, देख लो चाहे ए डेस साइन के ए। अब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 0 है तो एक तो ए डेस बराबर 0 हो सकता है या साइन के ए बराबर 0 हो सकता है, यानी तो इस इक्वेशन को 0 होने के लिए या तो ए डेस बराबर 0 या क्या हो सकता है साइन के ए बराबर 0। लेकिन दोस्तों सीधी सी बात क्या है, ए डेस, बट ए डेस का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कहा कि पार्टिकल फ्रीली, पार्टिकल इन ए बॉक्स, जब पार्टिकल इन ए बॉक्स है तब ए डेस की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि पार्टिकल को आपने मान लिया और जो चीज मान ली तो कुछ न कुछ तो एग्जिस्टेंस है ही कुछ का, तो पार्टिकल ए डेस 0 का मतलब देयर इज नो पार्टिकल। लेकिन आप तो मान के चले हैं कि अपनी प्रॉब्लम ही क्या है, पार्टिकल इन ए बॉक्स, कि पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है, इसका मतलब इसके लिए ए डेस यानी एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी ए डेस का मान क्या नहीं हो सकता दोस्तों, 0 नहीं हो सकता। यदि यहां लिख लो ब्रैकेट में, यदि ए डेस बराबर 0 होगा तो पार्टिकल का वेल के अंदर एग्जिस्टेंस नहीं होगा, जबकि पार्टिकल को तो आपने माना है पार्टिकल एग्जिस्ट होगा। ठीक है ना, तो ए डेस का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो क्या होना चाहिए भाई, साइन के ए का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और साइन की वैल्यू किसके लिए 0 होती है, साइन 0, पाई, साइन पाई, 2 पाई एंड सो पाई। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, साइन के ए या साइन एन पाई के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो साइन से साइन अपन ऐसे कटते नहीं है, लेकिन अपन मान लेते हैं के बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एन पाई, और यहां से के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन पाई अपॉन ए, और एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट है। 0 से क्यों नहीं स्टार्ट है, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू n की वैल्यू अपन 0 करेंगे तो यहाँ साइन 0 आ जाएगा। साइन 0 का मतलब वेव फंक्शन ही नहीं है, वेव फंक्शन नहीं है इसका मतलब पार्टिकल ही नहीं है, जबकि पार्टिकल तो प्रेजेंट है। इसलिए जो इस n की वैल्यू है दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी। k इक्वल्स टू क्या आ गया, एन पाई अपॉन ए, और n बराबर क्या आ गया, 1 2 3 एंड सो। ठीक है, तो अब अपना वेव फंक्शन क्या हो गया इसके लिए। हाँ, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ में आ रहा होगा, बहुत जोरदार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहां से देखिए दोस्तों, नेक्स्ट n की वैल्यू अपने पास में आ गई, तो अब अपना वेव फंक्शन क्या बन गया, वेव फंक्शन ये तो था ही, और n की वैल्यू अपने पास में आ गई, तो साई n लगा दिया इसलिए साई n यहां भी लगा दिया। ये क्या हो गया, ए डेस, ठीक है, साइन n पाई एक्स अपॉन ए।
ठीक है, ये समीकरण नंबर आ गया 4, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। यहां से देखिए ये समीकरण है, साई जो वेव फंक्शन है वो टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो इस ये जो सॉल्यूशन है वो स्टेशनरी सॉल्यूशन है। क्या है? स्टेशनरी सॉल्यूशन है। इसका जो एडेस है वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अपन अभी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे कि डिस्क्रीट के लिए सिग्मा पी आई इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्रोबेबिलिटी, और ये 0 से a बाउंड्री के लिए है, तो 0 से a बाउंड्री के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी अपन निकालें तो साई एन मॉड स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 1। या अपन यहां किसको कैलकुलेट कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ ए डेस। किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं दोस्तों? ए डेस की अपन कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। साई एन मॉड स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1, वैल्यू पुट करो, इंप्लाइज दैट देखो 0 से a, साई एन का मतलब मॉड का मतलब साई एन स्टार इंटू साई एन और इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया 1, इंप्लाइज दैट 0 से a, ठीक है। साई एन तो ए डेस का ए डेस या ए डेस स्टार मान लो भाई, और ये क्या हो गया साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है, और इंटू ए और साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ये सही हो गया, और इंटू डी एक्स और इक्वल्स टू क्या हो गया 1, ठीक है। इंप्लाइज दैट ये आ गया ए डेस का मोड स्क्वायर 0 से a, और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है, इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। हाँ, इसका अपन इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो कर नहीं पाते, तो डायरेक्ट नहीं कर पाते तो क्या करें भाई, इसको अपन तोड़ लें, इंप्लाइज मॉड ए स्क्वायर, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से a, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0 से a, इसको अपन लिख सकते हैं -1 माइनस कोस 2 एन पाई एक्स अपॉन ए बटे 2, और ये डी एक्स और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ से जब अपन इसको सॉल्व करें इतने इतने को, तो देखो इसका डायरेक्ट मेथड भी एक सॉल्व करने का, कैसे अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये क्या जाएगा, इंप्लाइज दैट ए डेस मॉड स्क्वायर इंटू ए बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 1। इसका मान कितना आ जाएगा dx 1/2 तो है ही, और इसका आ जाएगा बाकी सारा मान क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए यहां से इसके नीचे बता देता हूं कि साइन का ग्राफ अपन जानते हैं किसके लिए 0 से 2 पाई के लिए। यहां से देखिए ये 0 से 2 पाई है, ठीक है, और साइन का ग्राफ इसके लिए अपन क्या जानते हैं कि ये ऊपर और ये नीचे। ये साइन एक्स यदि यहाँ होता साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब है योग, यानी अपन लिखें 0 से 2 पाई और साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या होनी है 0 होनी है 0 से 2 पाई के बीच में। और ये अपन बात करें किसके बीच में 0 से 2 पाई, और ये क्या कर दिया साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर, तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा दोस्तों ऐसे ऐसे और ऐसे चला जाएगा। तो ये अभी क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या करेंगे, ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और बराबर क्या हो गया 0 से 2 पाई 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, क्योंकि अब ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोनों जुड़ जाएंगे, तो इसके ये 0 और ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई अपने लिए 1/2, ए अपने पास में है ही, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और यहां से ये वैल्यू कितनी आ गई, इंप्लाइज दैट ए डेस मॉड स्क्वायर इक्वल्स टू 2/a, यानी इंप्लाइज दैट ए डेस बराबर रूट 2/a, ठीक है। या अपन क्या कर सकते हैं ए डेस बराबर 2/ क्या है दोस्तों विड्थ, ए क्या है पोटेंशियल वेल की विड्थ है, इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट। तो अपना वेव फंक्शन क्या बन गया साई डेस इक्वल्स टू 2/a और साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, क्या बन गया साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, और यहाँ एन की जो वैल्यू है दोस्तों
वो 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जीरो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जैसे ही एन की वैल्यू जीरो करोगे तो ये क्या होगा, साइन जीरो, और साइन जीरो का मतलब साइन जीरो बराबर जीरो, यानी 2/a जीरो जीरो, यानी साइड एस बराबर जीरो। इसका मतलब देयर इज नो पार्टिकल, जबकि पार्टिकल तो वहां पर मानना है अपन ने। जब पार्टिकल अपन ने मान ही लिया तो उसको अपन जीरो नहीं कह सकते, इसलिए एन की वैल्यू यहाँ जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। क्योंकि आइगन वैल्यू किसी के लिए जीरो हो सकती है लेकिन आइगन फंक्शन जीरो नहीं हो सकता, कांट बी पॉसिबल। आइगन फंक्शन जीरो का मतलब है देयर इज नो पार्टिकल, क्योंकि ये तरंग है और तरंग है तो वहां पार्टिकल भी है, समझ गए। तो साइड एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/a और साइन n पाई x अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको। ये अपने क्या आ गया, 1D एंटी सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए या ओड पोटेंशियल के लिए वेव फंक्शन आ गया। जीरो से a है तो ये पोटेंशियल कैसा है, ओड पोटेंशियल है, और इसके लिए क्या आ गया दोस्तों, वेव फंक्शन आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे अपन बात करते हैं, और इसको मैं मिटा दे रहा हूं एक बार। बहुत अच्छे से चीजें समझ में आनी चाहिए, इसीलिए इस चीज को मैंने इतना एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को मैंने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पहले किया। बाकी रिपीट करने को तो कोई भी ऐसे वही खींच देता है इतने, लेकिन ग्राफ अपन को ज़्यादा समझ में आने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगेन अपन बात करते हैं वापस, अगेन के की वैल्यू कितनी है जो अपन ने निकाला, वो है दोस्तों n पाई अपॉन a, और जहाँ n की वैल्यू 1 से स्टार्ट है एंड सो ऑन। ठीक है, अपन बात करें क्या, फॉर कंप्लीटली फ्री पार्टिकल, अपन जानते हैं फॉर कंप्लीटली फ्री पार्टिकल नो रेस्ट्रिक्शन ऑन के, कि के के ऊपर कंप्लीटली फ्री पार्टिकल है, के के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट देयर इज restriction on the value of k, ठीक है, the value of k is not continuous, continuous नहीं है, it is discrete। k की वैल्यू है कंटिन्यूस नहीं है, वो क्या है, डिस्क्रीट। कैसे, देखिए ध्यान से, n की वैल्यू जैसे 1 2 3 करेंगे तो पाई अपॉन ए, k की वैल्यू देखिए, k की वैल्यू पाई अपॉन ए, n बराबर 1 के लिए, फिर क्या हो जाएगा, n बराबर 2 रखेगा तो 2 पाई अपॉन ए, फिर n बराबर 3 रखेगा तो 3 पाई अपॉन ए, एंड सो ऑन, इस हिसाब से। तो ये क्या है, अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यू है। ठीक है, वापस अपन जानते हैं, वी नो दैट, अपन ने लिखा है के स्क्वायर बराबर क्या है दोस्तों, 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। स्टार्टिंग में अपन ने माना था कि के स्क्वायर बराबर 2me अपॉन एच स्क्वायर। ध्यान देना, मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाह रहा हूं। अपन ने पीजी में टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया पढ़ा है दोस्तों, और वहां टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया आपको याद हो तो क्या आया था, सिग्मा इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 2l+1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल आया था ना। और यहां से सिग्मा के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4 पाई, एल बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2l+1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल, और के स्क्वायर बराबर क्या है दोस्तों, 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 4 पाई, एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 2l+1 और साइन स्क्वायर डेल्टा एल। अब यहां से देखो ई, ये जब ये ई के प्रोपोर्शनल है तो ई बराबर भी आ गया 4 पाई, एल बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2l+1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल, यानी ई किसके समानुपाती हो गया, इसके समानुपाती हो गया। इस पर बहुत बार नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इसको ध्यान में रखना है। और अपन सेल मॉडल पढ़ेंगे तो ई प्रोपोर्शनल टू वहां क्या है, 2l+1 करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, इस के स्क्वायर को वहां भी अपन ने रिलेट किया था, ठीक है ना।
एमएससी फाइनल की क्वांटम फिजिक्स मैं आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड में जो है वो पढ़ा चुका हूँ। ये टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया वहाँ था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि के स्क्वायर बराबर अपने पास में ही आ गया 2me/h क्रॉस स्क्वायर। यहाँ से अपन ई निकालें, ई बराबर क्या हो गया, ई इक्वल्स टू के स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। और चूंकि के बराबर क्या है, ऊपर लिखा हुआ है, के बराबर क्या है भाई, n पाई अपॉन ए, के बराबर क्या है, n पाई अपॉन ए। तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो ई एन इक्वल्स टू कितना आ गया, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। दोस्तों ये आ गया। इस पे थोड़ा सा ये ध्यान देना कि एच क्रॉस बराबर क्या होता है, h अपॉन 2 पाई। यदि ये h अपॉन 2 पाई लिखा हुआ आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टे 8, ठीक है ना, m पाई स्क्वायर, एच क्रॉस स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, m पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यानी ये 2ma स्क्वायर आता है तो h कट एच क्रॉस स्क्वायर है, और यदि 8m आता है तो नीचे पाई की टर्म भी आनी है और एच स्क्वायर भी आना है। इस बात को आप ध्यान रखोगे, इसमें कंफ्यूज नहीं रहोगे, ठीक है। तो अपन तो इसी को काम करके चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ई एन इक्वल्स टू क्या आ गया, n स्क्वायर पाई स्क्वायर फॉर इसके किसके लिए, फॉर द nth स्टेट, किसके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0 से नहीं 1 से स्टार्ट है, 2 3 एंड सो, क्योंकि यहाँ n की 0 करेंगे तो एनर्जी 0 है, लेकिन यहाँ पर वेव एनर्जी तो 0 पॉसिबल संभव है, लेकिन वेव फंक्शन 0 हो गया। इसका मतलब जो अपना पोटेंशियल था उसमें पार्टिकल ही नहीं है, पार्टिकल नहीं, पार्टिकल तो होगा, इट इज मस्ट कंडीशन, अपन ने माना है पार्टिकल। तो ये क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू है फॉर nth स्टेट। इसके बाद में अपन जानते हैं क्या, वी नो दैट, अपन और क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट के बराबर 2 पाई अपॉन लेमड़ा, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो यहां से लेमड़ा बराबर क्या हो गया, 2 पाई अपॉन के, और के की वैल्यू अपन जानते हैं, के रखो भाई n पाई अपॉन ए, तो ये क्या हो गया 2 पाई ए अपॉन n पाई, ठीक है। और ठीक है, पाई से पाई कट गया, तो ये क्या हो गया 2a अपॉन n। यहां से लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 2a अपॉन n, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब देखो यहां से इफ n की वैल्यू इंक्रीज होगी, n बराबर जैसे 1 है, 2 है, 3 है, n की वैल्यू जैसे 1 से 2 गई, 2 से 3 गई, इंक्रीज हो रही है, तो यहां से n इंक्रीज होगा तो क्या होगा भाई, इस इक्वेशन से लेमड़ा की मान कम होगी, लेमड़ा का मान कम होगा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा होगा तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है, ऊर्जा के, तो वहां से देख लो। या n इंक्रीज करोगे तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये बात क्या होगी, एकदम क्लियर हो गई, समझ गए। यहां से अपन एनर्जी की बात करें तो देखो एनर्जी, ये एनर्जी लेवल है, जैसे 1 पार्टिकल बॉक्स के लिए ये मैं बना दिया, ऊपर भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैं जनरली E1 देखिए, n बराबर 1 के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, n बराबर 1 रखोगे तो पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगी, E1। n बराबर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी E2। और E2 बराबर क्या रहोगे, 4E1 भी रख सकते हो, ये E2 हो जाएगी। ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, n बराबर 1, ये किसके करो, n बराबर 2, ये n बराबर 3, तो यहाँ क्या आ जाएगी E3, और E3 की क्या होती है 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगी 2ma स्क्वायर। ऐसे ऐसे एनर्जी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब देखिए वापस, हाँ अब मैंने आपको क्या करवा दिया कि हियर ए बराबर मैंने लिखा था 2 अपॉन ए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 अपॉन विड्थ, क्या लिख सकते हो अपन, 2 अपॉन विड्थ आप लिख सकते हो। ऐसे ही एनर्जी ई इक्वल्स टू क्या लिख दिया आपने, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, क्या हो गया 2ma स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और यहाँ क्या इसको क्या लिख सकते हो, विड्थ
का होल स्क्वायर, तो ये ई लिख सकते हो। लेमड़ा, लेमड़ा बराबर देखिए अभी आपने लिखा है, तो क्या हो गया 2 इंटू ए का मतलब है विड्थ ऑफ द पोटेंशियल बट्टे एन, ठीक है। और साई एन एक्स जो वेव फंक्शन आ गया वो क्या आया था 2/a, 2/a का मतलब क्या है विड्थ, ठीक है। और साइन, ठीक है, एन पाई एक्स अपॉन ए का मतलब क्या है दोस्तों विड्थ, ठीक है। तो विड्थ के रूप में ये भी, विड्थ के रूप में ये भी, विड्थ के रूप में ये भी और विड्थ के रूप में ये भी, ये चारों के चारों जो मैंने बॉक्स में बनाए हैं ये विड्थ का मतलब ए है। यहाँ ए स्क्वायर का मतलब विड्थ, ए का मतलब विड्थ है विड्थ स्क्वायर। यहाँ ये अपना इक्वेशन क्या था, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेमड़ा बराबर 2a अपॉन एन, तो 2 इंटू विड्थ, और यहाँ ये फलन क्या था साई एन एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन ए अंडर द रूट और साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। तो जहाँ ए है वो विड्थ है, तो उनको क्या रख दिया अपन ने विड्थ रख दिया है। ये आपको चारों 1D बॉक्स के लिए आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आगे, यदि आपने ये रख लिए तो अब देखिए मोमेंटम, मोमेंटम की भी कई बार पूछ लेता है 1D बॉक्स के लिए मोमेंटम। मोमेंटम की बात अपन करें तो मोमेंटम P बराबर एच क्रॉस के, P बराबर क्या होता है दोस्तों एच क्रॉस के, ये क्या हो जाएगा इन पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव, और P बराबर माइनस एच क्रॉस के इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम, सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा P बराबर प्लस माइनस एच क्रॉस के, और P बराबर प्लस माइनस एच क्रॉस, और K की वैल्यू आप जानते हो एन पाई अपॉन ए, तो एन पाई एच क्रॉस अपॉन ए, और ए का मतलब क्या है दोस्तों विड्थ, वो अपन को ध्यान में रखनी है। एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, इसमें भी एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 एंड सो, 0 से स्टार्ट नहीं है। समझ में आ गई बात, ठीक है। ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन देखिए दोस्तों, ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन क्या है साई एम स्टार साई एन डी एक्स या डीटो इक्वल्स टू क्या होता है डेल्टा एम एन, ये होगा 1 जब m की वैल्यू n और बराबर 0 जब m नॉट इक्वल्स टू n। ये अपन अभी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। अब अपन बात कर रहे हैं, वापस मैं पूरी इसको मिटा रहा हूं, एक बार आप देख लीजिएगा। ये मोमेंटम है, ये चारों समीकरण अपन को रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि 1 डायमेंशनल बॉक्स को अपन 1D बॉक्स को अपन पढ़ेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे 3D बॉक्स पे, ठीक है ना। तो 3D बॉक्स भी अपने पूरा का पूरा सिलेबस में, ठीक है। तो बहुत अपन को ध्यान में रखना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है, ऐसा शायद किसी किताब में भी नहीं है इस हिसाब से पढ़ाया हुआ, ठीक है ना। तो मैं मिटा दे रहा हूं दोस्तों। देखिए अब इसी में 1 डायमेंशनल बॉक्स में देखिए अपन आगे बात करते हैं। क्या बात करते हैं भाई कि इसके लिए अपन ग्राफ बनाएंगे। ये 1D बॉक्स बना रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से। ये तो वेव फंक्शन के लिए, किसके लिए भाई वेव फंक्शन के लिए। थोड़ा सा मैं चौड़ा कर देता हूं इसको, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी वेव फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। पहले अपन वेव फंक्शन ही बनाएंगे। ये n बराबर 1 के लिए मैंने लाइन मेरी तरफ से खींची है, ये x बराबर 0 है, और ये क्या है पोटेंशियल की बाउंड्री x बराबर है 0 से a वाला पोटेंशियल है। इसमें आप ये करना चाहो तो ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच में है ये a/2 है, ठीक है। फिर ये करना चाहो इन दोनों के बीच में ये क्या है भाई a/4 है। ये करना चाहो कि इसके बीच में ये भाई डिस्टेंस क्या है तो 3a/4 है, ठीक है। ये बराबर कितनी है भाई n बराबर 2 है। ये किसके लिए मैंने कर दिया n बराबर 2, ये किसके लिए कर दिया मैंने n बराबर 3, ऐसे ही एंड सो ऑन। तो पहले इतना अपन डिस्कस कर लेते हैं,
ठीक है दोस्तों, अपन जानते हैं क्या, बहुत ध्यान से, ये ग्राफ बनाने के बाद में इसका प्रोबेबिलिटी का भी ग्राफ बनाऊंगा मैं इसके बगल में बराबर में, ठीक है। पहले अपन बात कर रहे हैं फॉर n बराबर 1, n बराबर 1 के लिए साई फलन अपना अपन 1D बॉक्स के लिए, 1D बॉक्स के लिए साई n इक्वल्स टू क्या है दोस्तों 2/a, ठीक है, और साइन n पाई x अपॉन a, ये अपना तरंग फलन है। अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, फॉर n बराबर 1, ठीक है। तो यहां से देखिए साई 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 2/a और साइन पाई x अपॉन a, क्या हो गया दोस्तों साइन पाई x अपॉन a। यहां से अपन देखें बाउंड्री की बात देखें अपन, तो एट देखो, एट x बराबर 0, 0 रखेंगे साइन 0 बराबर 0, तो साई 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है भाई। एट x बराबर a, तो यहां से देखिए a रखोगे, a से a कट जाएगा साइन पाई इक्वल्स टू 0, तो यहां से वापस भी x बराबर a के लिए साई 1 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 0, यानी साइन 1 भी 0। एट बीच वाले पॉइंट के लिए देखें अपन a/2, तो देखिए साई 1 बराबर a/2 रखोगे तो ये इसकी जगह a/2, a से a कट गया, x की जगह a/2 रखोगे तो a से a कट गया, पाई/2 साइन पाई/2 बराबर 90 डिग्री, यानी यहाँ ये क्या आ जाएगा √2/a। समझ गए बात को। n पाई x, ठीक है भाई, पाई x, n की वैल्यू तो अपन ने पाई x अपॉन a, n की वैल्यू तो 1 पुट ही कर दी, ठीक है। तो इसका यदि अपन ग्राफ बनाना चाहे, ठीक है ना, साइन पाई/2 है, इसमें देख लो साइन पाई/2, और ये क्या है अधिकतम बराबर अपन ये कहें तो ये क्या आ जाएगा 2/a, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 2/a, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू बराबर 1 है, साइन 90 डिग्री बराबर 1, तो 2/a, और ये क्या आ गया मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके लिए अपन ग्राफ बनाना चाहें तो इसके लिए ग्राफ सीधी सी बात यह है, ये अधिकतम, ये ग्राफ कैसा आ जाएगा इसके लिए, यानी n बराबर 1 के लिए पार्टिकल इन बॉक्स का ग्राफ कैसा है दोस्तों, इस हिसाब से आएगा, चाहे आप देख लेना बना के। ये किसका ग्राफ है, साई 1 का ग्राफ है, ठीक है। अब अपन दूसरी बात करें, समझ गए। सेकेंड, फॉर n बराबर 2, साई 2 बराबर 2/a साइन 2 पाई x अपॉन a, वही काम अपना, तो कौन सा 0 पे रखोगे तो x बराबर 0 और x बराबर a, इन पे दोनों पे साई 1 साई 2 बराबर क्या होगा 0 होगा, देख लो, चाहे 0 रखोगे तो साइन 0, a रखोगे तो a/a साइन 2 पाई बराबर 0, तो यहाँ तो क्या आएगा, ये यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। बीच की बात अपन करेंगे कि बीच की बात क्या है, तो सबसे पहले अपन बात करें साई x बराबर a/4, a/4 पे कर ले अपन, तो साई क्या हो जाएगा भाई a/2 पर अब करें पहले a/2, तो देखो a/2 की बात करें तो देखो a/2, a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन पाई, और साइन पाई इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो a/2 पर भी क्या है 0 है, तो अपन ये लिख देते हैं x बराबर 0, x बराबर a और x बराबर a/2, ये तीनों क्या है भाई 0 है। तो बीच में इनके, तो x बराबर a/4 पे देखो साइन 2 बराबर कितना हुआ 2/a 4 पे, ठीक है, a/4, तो देखिए a से a कट गया, 2 से 2, तो साइन पाई/2 यानी 90 डिग्री, यानी मैक्सिमम वैल्यू। और ऐसे ही x बराबर मैं करूंगा 3a/4 करूंगा दोस्तों, तो साइन 2 बराबर क्या आ जाएगा -2/a आएगा, क्योंकि साइन 270 डिग्री और साइन 270 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो -2/a, यानी ये क्या आ जाएगा मिनिमम, कितनी आ जाएगी मिनिमम। तो यहाँ देखिए इसके लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अधिकतम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर मिनिमम, तो इसके लिए सेकंड के लिए वेव फंक्शन क्या हो जाएगा इस हिसाब से हो जाएगा, यानी n बराबर 2 के लिए वेव फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों इस हिसाब से चलेगा, ठीक है, n बराबर 2 के लिए चलेगा। अब अपन को समझ में आ गई बात, तो अपन अब ये जो बीच में जो वेव फंक्शन 0 हो रहा है दोस्तों, इन्हें अपन क्या कहते हैं नोड, क्या कहते हैं
नोड, जहां पे वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए वहां नोड कहते हैं। और बाउंड्री वाले नोड को अपन कभी भी, है तो ये भी नोड ही, लेकिन कभी भी अपन काउंट नहीं करते। जैसे अपन देखें तो यहाँ कितने नोड है, 1 2 और 3, क्योंकि यहाँ पर वेव फंक्शन 0 है। लेकिन अपन मानेंगे क्या कि बाउंड्री वालों को अपन कंसीडर करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। यहाँ एक नोड है, यहाँ कोई नोड नहीं है, फिर यहाँ 2 नोड होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए अपन यहाँ से एक क्लियर चीज कर लेते हैं कि भाई क्या होना है। तो अपन बात करते हैं किसकी, नोड्स की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं, नोड्स। इंपॉर्टेंट है नोड्स। क्या है नोड्स, वो पॉइंट है एट विच वेव फंक्शन इज, एट विच वेव फंक्शन बराबर 0, एट विच वेव फंक्शन बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। फॉर nth स्टेट, nth स्टेट के लिए दोस्तों देखिए, nth स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर nth स्टेट के लिए 2 लाइन लिख रहा हूं मैं। पहली लाइन क्या है, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स कब, इंक्लूडिंग बाउंड्री। इंक्लूडिंग बाउंड्री का मतलब है कोने वाले, इंक्लूडिंग बाउंड्री। वो तो क्या होंगे दोस्तों, याद रखना है n+1। जैसे इस बाउंड्री को n बराबर जैसे 2 रखा, तो n बराबर 2 रखा इसमें, तो n+1 बराबर क्या हो गया, 2 + 1 बराबर 3। तो इसमें बाउंड्री वाले क्या हो गए, एक तो ये रहा, एक बाउंड्री वाला ये रहा, 2 तो बाउंड्री वाले हो गए, एक ये रहा। और दूसरा कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ नोड्स क्या है, एक्सक्लूडिंग बाउंड्री। यदि बाउंड्री को काउंट नहीं करते हो तो नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा, n-1। कितना होगा दोस्तों, n-1। तो जैसे n बराबर 2 है, तो यहां से n-1 का मतलब 2 - 1 बराबर 1। बाउंड्री वालों को कंसिडर नहीं किया तो सही बात है, n बराबर 1। इसके लिए n बराबर 1 1 तो अपन को तो केवल क्या रखें, ये तो मैंने आपको जनरली बता दिया, बाकी इसको अपन को याद रखना अपने लिए। ठीक है, यदि नोड n-1, n बराबर 2 है तो 1 नोड होगा। अब जैसे n बराबर 3 की बात करें, n बराबर 3 की बात करें, तो n बराबर 3 का मतलब क्या हो गया भाई, 3 - 1 बराबर 2 नोड। इसका मतलब है कि वेव फंक्शन बीच में 2 जगह क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बीच में 2 जगह 0 होगा, तो इसका वेव फंक्शन क्या आ जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये अपन को 2 नोड मिलेंगे और मैक्सिमम वैल्यू √2/a है ही वही। तो यहाँ नोड कितने, ये किसका है, ψ1, ये क्या है ψ2, और ये क्या है दोस्तों ψ3। ठीक है, इसमें नोड कितने हैं, इसमें नोड 2, नोड कितने 2, इसमें नोड कितना है, नोड 1। कंसिडर किसको नहीं कर रहे, बाउंड्री वाले को कर रहे हैं। और इसमें नोड की संख्या कितनी है, 0। कई बार तो नोड भी पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी नोड्स। ठीक है, अब ये तो है अपना वेव फंक्शन। ठीक है दोस्तों, अब अपन बना रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि वेव फंक्शन का मॉडुलस का स्क्वायर। तो देखिए ये इन्फिनिटी है, वही x बराबर 0 और x बराबर a। ठीक है, ये देखो n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3। ध्यान से देखना। ठीक है, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, n बराबर 3 है। इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, p इक्वल्स टू क्या है, ψ1 स्टार ψ1, या अपन जानते हैं p बराबर इंटीग्रेशन 0 से ψ1 स्टार ψ1 dx इक्वल्स टू 1 आनी है। यानी ये क्या है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, बीच में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मिड में ज़्यादा होगी। अपन फाइंड करेंगे यहाँ पर, ये क्या है दोस्तों, a/2। ठीक है, तो ये ग्राफ किस हिसाब से, इस हिसाब से आ जाएगा। ये किसका है, ψ1 mod स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि a/2 पर कण के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा है, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम है। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ψ2 है, तो ये तो ऊपर है और ये नीचे है, लेकिन ψ2 mod स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, इसका ग्राफ इस हिसाब से हो जाएगा भाई, इसका, ये किसका ग्राफ आ जाएगा, ψ2 mod स्क्वायर, 1 डायमेंशनल बॉक्स। और फिर
यहाँ देखो ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे 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 इस हिसाब से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साई 3 mod स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी का, ये तो है वेव फंक्शन और ये क्या है प्रोबेबिलिटी। केवल प्रायिकता बीच में, जैसे ये यहाँ पर है तो सेकंड यदि लेवल में है तो कण की इधर यानी a/2 से पीछे और a/2 के आगे पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा है। यहाँ पर देख लो a/4 पर, और जब यहाँ पर है तो यहाँ पर कण की पाए जाने की प्रायिकता क्या है, ज़्यादा है। ये बीच में ज़्यादा है, 3 जगह कण पाया जा सकता है, 4 में करेंगे तो 4 बन जाएंगे एंड सो ऑन। इस हिसाब से अपन को क्या करना है, वेव फंक्शन की बाउंड्री की कंडीशन अपन को करनी। समझ में आ गए। वेव फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत थोड़ा सा एक बार आप बना लोगे हाथ से तो बहुत इंटरेस्टिंग आपकी चीज़ें हो जाएंगी, आपको हो सकता है कि आप भूलो ही नहीं, ठीक है। एक दोस्तों क्या पूछा जाता है कई बार, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन, क्या पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन, ये पूछी जाती है कि पोजीशन की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कौन सी है। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के लिए आपको अपन पढ़ते आए हैं उसी को करना है। द वैल्यू एट विच क्या होती है, द वैल्यू एट विच, द वैल्यू एट विच प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, probability, the value at which probability density is maximum, probability density is maximum is the most probable value, is the most probable value of position, इस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन। इसके लिए अपन क्या करेंगे, d/dx, ठीक है, साई n mod स्क्वायर, ये करेंगे अपन, और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ से अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे कि जो अपने पास में प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आएगी, उसका अपन x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, उसको अपन क्या कर देंगे 0 के इक्वल, वहाँ से क्या आ जाएगी x की वैल्यू। फिर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसका अपन एक बार फिर अवकलन करेंगे, यानी साई n mod स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू, इसका मान क्या होगा, लेस देन 0, यानी ये क्या बराबर लेस देन 0 होगा तो ये मैक्सिमा हो जाएगा। इफ, तब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इसके बाद में अपन क्या लिखें, इफ देर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ x, जैसे x की 2 वैल्यू आ गई, तब अपन रख के देखेंगे इस डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन वाली में कि कौन सी के लिए मिनिमम वैल्यू आएगी। x की मान लो 2 वैल्यू आ गई, जैसे मान लो x बराबर क्या आ गया, x1 आ गया, और x बराबर क्या आ गया, x2। x1 रखा तब तो मान लो ये क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो पॉजिटिव आते ही क्या हो गया, मैक्सिमा, सॉरी पॉजिटिव आते ही क्या हो गया, मिनिमा, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं हुई। और x2 रखा तो क्या आ गया, लेस देन 0, x2 होते लेस देन 0 आ गया तो ये मैक्सिमा। तो अपन यदि एक से ज्यादा वैल्यू आ गई, इफ देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ x, देन वी हैव टू चेक द सेकंड डेरिवेटिव, we have to check the second derivative to find the most probable value of x, to find the most probable value of x। यदि x की एक से ज़्यादा वैल्यू आ जाएंगी तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ x को फाइंड करने के लिए अपन x की वैल्यू रख के डेरिवेटिव को चेक करेंगे। जिस पे धनात्मक आती है वो मिनिमम, सबसे कम प्रोबेबल, और जिस पे ऋणात्मक आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमा हो जाएगी, और उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन कहेंगे।
मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। ठीक है, इस हिसाब से दोस्तों आज अपन ने पार्टिकल इन ए बॉक्स पढ़ा है। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यदि आप इसको वीडियो को बहुत अच्छे से बिना स्किप किए देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको आराम से समझ में आएगा। ऐसा आपको किसी भी बुक में मेरे हिसाब से नहीं मिलना है, ना शायद ऐसा किसी गुरुजी ने आपको पढ़ाया होगा। तो आप बहुत ध्यान से इसको आप लोग करोगे और आप लोगों से कि आपको बहुत यदि शानदार क्लासें लग रही हैं तो आप इस चैनल को थोड़ा सा मेरी हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, आगे पढ़ने वाले बच्चों को इसको मोटिवेट कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।